Hello students, welcome to the another lecture of your chemical kinetics. Okay, so I think we'll try to finish this chapter in this video. ज़्यादा आपके सिलेबस में वैसे भी जो बोर्ड के हिसाब से जो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हो चुकी हैं, तो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से हम वो सारी चीज़ों को कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे. लेट इट बी, अगर हमारा टाइम परमिट करेगा तो हम वो चीज़ों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं. बट अभी के लिए हम आज देखते हैं हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं ये चैप्टर में. जो भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से जो भी डिलीट हो चुका है, मैं उस टॉपिक्स को इसमें नहीं पढ़ाऊंगी. जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि गिवन है सिलेबस में, एज पर द सिलेबस आई विल टीच. ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड दिस ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या होते हैं, हमने जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ पढ़े थे, अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ जो था आपका रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ था. आपका रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ था, ए के बीच में. तो क्या था आपका, ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होता था. इसका थीटा यहाँ पर अगर एंगल रख दो तो आपका स्लोप निकल जाएगा. स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू के. नाउ इसमें जो रेट की इक्वेशन होती है, रेट इज इक्वल्स टू के टू द पावर, रिएक्टेंट अगर ए है तो आपका जैसे इसी रिएक्शन के लिए फॉलो करते हैं हम ए टू प्रोडक्ट बनाने वाले रिएक्शन पे. सो इसकी रेट होती है के ए टू द पावर 1 ही है, तभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट. अगर हम ले लें इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, शायद मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. यहाँ तक हमारे आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस इन द लास्ट वीडियो. टिल हेयर वी हैव कंप्लीटेड. फ्रॉम थर्ड आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट. ओके, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस. Now we are going to start with third. I think it's clear only. So sorry for that mistaken. I forgot that. That's why I started teaching that again. Okay, let it be. So the third graph we are going to study is what? ये आपका log A डिवाइड वर्सेस टाइम का ग्राफ है. log A by टाइम का ग्राफ है. आपकी जो इक्वेशन होती है इसके लिए, दैट इज log A is equals to log 10 A naught माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303. तो इसको अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें तो क्या है आपका y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ये जो एम एक्स प्लस सी है, हमने इसको पूरे फुल फॉर्म में नहीं लिखा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 a इज इक्वल्स टू माइनस के टी 2.303, ठीक है, प्लस log 10 a नॉट. और जो ये log 10 a नॉट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट c. ये जो t है ये आपकी x एक्सिस पे होगी, मतलब ये आपका x एक्सिस की कोऑर्डिनेट हो गया, x एक्सिस पे है. ये जो इतनी जो टर्म है ये आपका स्लोप हो गया m, ये m हो गया. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एट द y एक्सिस. वही है log a जो आपका है y एक्सिस पे है, टाइम आपका क्या है, आपका x एक्सिस पे है. तो ये जो होता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन होती है, बट इट इज व्हाट, इट इज विद नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे जाएगा. और इस केस में जो ये एंगल होता है वो आपका थीटा होता है, ठीक है. और ये जो इंटरसेप्ट होती है इसकी वैल्यू होती है log 10 a नॉट. हमने जीरो ऑर्डर में भी पढ़ा था इसको, वहां पर भी हमारी ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है. वहां पर हमारा ये 2.303 नहीं था, बस ओनली माइनस के था, क्योंकि वहां पर कोई कांस्टेंट के साथ डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने लॉग वॉग नहीं लाया था, ठीक है. सो अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपको थीटा दे दिया जाए, अगर आपको बोला सोप निकाल लो, स्लोप से क्या करेगा आप, स्लोप तो निकाल लोगे, और अगर आपको के की वैल्यू भी निकालने बोलोगे तो आप स्लोप पता चल जाएगा. थीटा की वैल्यू पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो. स्लोप निकाल लोगे, उसको इक्वेट कर दोगे इसके साथ, तो आपकी के की वैल्यू भी निकल जाएगी. तो ये ग्राफ होता है. तो याद रखना log a नॉट, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका. log a नॉट बाई टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है विद अ नेगेटिव स्लोप. स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप. नाउ अगेन वी हैव दिस इक्वेशन ऑल्सो. log e a इज इक्वल्स टू log e a नॉट माइनस के टी. क्या होता है log e a नॉट माइनस व्हाट, के टी. नाउ दिस log a जो होता है आपका, अगर हम इसको इसके फॉर्म में लिखें माइनस के टी प्लस log e a नॉट, ये अगेन हमारी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, राइट. y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी के प्लस फॉर्म में है. तो y आपका क्या हो गया log a, ये माइनस के क्या हो गया आपका स्लोप हो गया, t आपका x एक्सिस में हो जाएगा, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया. मतलब t आपका क्या है आपका, इसी से तो हमने ये इक्वेशन बनाई, दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, बस स्लोप की वैल्यू अलग है, राइट. ये आपका log a कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये टाइम हो गया, नेगेटिव स्लोप, एंड यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस के. और आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है log e a नॉट. जीरो ऑर्डर का भी आपको याद होगा, ऐसी बनता है, बट वहां पर सिर्फ a रहता है और टाइम रहता है, ठीक है. नाउ द फिफ्थ ग्राफ इज व्हाट, आपका एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट a डिवाइडेड बाई टाइम. हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ a के साथ
रिएक्टेंट के साथ कैसे आपका टाइम वेरी कर रहा है। टाइम आपका प्रोपोर्शनल है, बट जो होता है आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका रेट गिरता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, और टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि, और ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। मतलब ये जो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है E माइनस KT, ये जो आपका रिएक्टेंट जो बन रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, बट व्हाट हाउ, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। मींस ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है, ये टाइम है, ये आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। नाउ वी हैव वन मोर ग्राफ, आपका हाफ लाइफ के ग्राफ है, T हाफ बाई इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको याद होगा आपका जीरो ऑर्डर में क्या रहता है, आपका T हाफ इज इक्वल्स टू A0 बाई व्हाट 2K, राइट, 2K होता है। और यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट सी, आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा होगा आई एम रियली सॉरी। सो यहां पर आपका जो जीरो ऑर्डर के लिए आपका T का इक्वेशन ये होता है, T हाफ इज इक्वल्स टू A0 बाई K। A0 क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये आपका जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट यहां पर फर्स्ट ऑर्डर में आपका जो T हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.693 डिवाइड बाई K होती है। यहां पर कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर हाफ लाइफ जो पीरियड है, हाफ लाइफ टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A पे डिपेंड ही नहीं करता। सो T हाफ डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर मैं T हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ A का ग्राफ बनाऊं तो ये कांस्टेंट रहेगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ क्या होता है आपका, मैंने वहीं पे लिख दिया है A0 बाई 2K, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट, विल सी द लास्ट ग्राफ, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल समझेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज द 7th ग्राफ, दिस इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप सोच रहे होगे कैसे ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कैसे होगा ग्राफ, अभी हम समझते हैं इसको। अगर आपका रिएक्शन A to B बन रहा है, टाइम जो रिएक्शन की स्टार्ट होने के लिए टाइम 0 पे जो आपका कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो A0 था, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ था, और जो B का कंसंट्रेशन था वो कुछ था ही नहीं, क्योंकि टाइम 0 पे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं है। टाइम T पे A का कंसंट्रेशन A0 माइनस X हो गया। अब ऐसे मत समझो, इसको पहले मत देखो, ये सोचो कि टाइम T पे B का कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट बना वो X बन गया, मतलब कितना कंसंट्रेशन बचा, तो X बन चुका है, तो A0 में से X माइनस कर दो, यही बचेगा, राइट, यही तो बचेगा। सो वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन होती है A इज इक्वल्स टू A0 माइनस A0 e टू द पावर माइनस KT। अब A0 ये जो A है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये A ही तो है, A0 माइनस X पुट कर सकते हैं, राइट। यहां पर भी A0 e टू द पावर माइनस KT, यहां से X की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसको यहां शिफ्ट करके कुछ शिफ्ट करके ये कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई A0 माइनस A0 टू द पावर e टू द पावर माइनस KT, और इसमें से आपने A0 को बाहर निकाल लिया, और 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। और ये x क्या है, यहां पर अच्छे से देखो तो ये x क्या है, ये x बेसिकली B की कंसंट्रेशन है, और B क्या है आपका प्रोडक्ट, राइट। तो B इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू A0 ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। और अगर मैं बोलूं कि जब आपका टाइम 0 है, जब आपका टाइम 0 था तो B की कंसंट्रेशन क्या थी, जब टाइम 0 था तो B की कंसंट्रेशन थी ही नहीं कुछ भी, मतलब 0 थी। तो मतलब अगर जब आपका टाइम 0 है, यहां से शुरू करो ग्राफ, जब का टाइम 0 है तो B की कंसंट्रेशन शुरू ही नहीं हुई है, ठीक है, शुरू ही नहीं हुई है। बट जब टाइम इनफाइनाइट है, बहुत टाइम बढ़ चुका है, टाइम बहुत बढ़ चुका है, तो क्या हो रहा है, टाइम इन्फिनिटी पे B, अब यहां पर इस इक्वेशन में आप इनपुट कर दो इन्फिनिटी, यहां पर B इज इक्वल टू A0 1 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाई T, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी, ये माइनस है तो इसको हम 1 बाई इन्फिनिटी लिख देते हैं, 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी आपकी इन्फिनिटी होती है, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। सो B इज इक्वल टू A0 1 माइनस 0, और इसकी वैल्यू होगी A0। मतलब जब आपकी टाइम इन्फिनिटी है, जो B का कंसंट्रेशन है वो A0 के बराबर है, किसके बराबर है, A0 के बराबर है। सो मतलब एट टाइम it tends to infinity the concentration of product become constant, ये और ये वैल्यू आपकी क्या है, ये कांस्टेंट है। सो जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, ये आपका ग्राफ बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, जैसे टाइम बढ़ता रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद आपका ये प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा,
वही बोल के रखा है, प्रोडक्ट एक टाइम के बाद कांस्टेंट हासिल, कंसिस्टेंसी हासिल कर लेगा, ठीक है। नाउ विल सी वन क्वेश्चन और समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है। In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 800 mole decimeter cube to 550 mole decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 second. Find the rate constant. आपको पूछा है rate constant बताओ। Find the rate constant. आपको क्या दे रखा है? आपको 800 मोल दे रखा है, 2 इतना मोल डिक्रीज कर रहा है। क्या कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट दे रखा है। ये क्या है? इससे इस तरह डिलीट कर रहा है, मतलब ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। कहां से? ये आपका A1 हो जाएगा, A0, ये आपका फाइनल हो जाएगा, राइट। यहां से ये डिक्रीज हो रहा है, ये पहले था, ये बाद में हुआ। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, आपके पास जो फॉर्मूला है आपका, जो हमने अभी तक पढ़े हैं, आपको क्वेश्चन पूछा था ये आपका जेई में, मैं बता देती हूँ, ठीक है। और इसमें आपको क्या दे रखा था? ऑप्शन दे रखा था 2.1 इंटू 10 to the power -4, 2.1 इंटू 10 to the power 4, ये -4 है, 4 है, भूलना मत, डिफरेंस है। सेकेंड इनवर्स 1.37 इंटू 10 to the power -4, सेकेंड इनवर्स 1.37 इंटू 10 to the power 4, यहाँ पे 4 है, सेकेंड, माइनस और प्लस का डिफरेंस है। नाउ वी हैव व्हाट, आई टेल यू। सबसे पहले एक चीज देख लो, यहाँ पे सेकंड दे रखा है, आपको पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, क्योंकि सेकंड इनवर्स आपका किसका यूनिट होता है? फर्स्ट ऑर्डर का होता है। आपके पास जो फॉर्मूला होता था n की वैल्यू 1 होती थी, इससे पता चलता है k की वैल्यू आपकी अगर सेकंड इनवर्स है तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है। नाउ वी हैव द फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई k और log 10 a0 बाई a होता है, ठीक है। अब a0 की वैल्यू क्या थी आपकी? हमको पता है a0 की वैल्यू जो हमको, हाँ, इसमें से हमें क्या पता करना है वो भी देख लो। फाइंड द रेट कांस्टेंट, क्या बोला है? रेट कांस्टेंट बताना है आपको इन सब में से। और आपको टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 इंटू 10 to the power 4 सेकेंड इन टाइम दे रखा है। आपके पास जो इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log बेस 10 और यू कैन से a0 बाई a। तो आपको k नहीं दे रखा है, t दे रखा है, तो आप k के टर्म्स में लिख दोगे, ठीक है। आपने पुट कर दिया। नाउ 2.303 आपने पुट किया, टाइम की वैल्यू आपकी क्या थी? ये आपकी टाइम की वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power 4, आपने पुट कर दिया यहाँ पर, ये आपने पुट कर दिया log 10 और ये 800 पुट किया आपने, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 800 था, डिवाइड बाय 50 मोल, ये यूनिट्स आपस में कट जाएंगे और इसको कैंसिल किया तो 16 आ गया। 16 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, देन 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, मतलब 2 2 2 2 4 टाइम्स, राइट। 4 4 16, सी 4 4 एंड देन 16 हो गया, राइट। तो 2 to the power 4 कर सकते हो। क्यों 2 to the power 4 किया? ताकि आपको 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू इजिली पता है। आपको पता है जब भी ऐसा होता है log a to the power b तो इसका वैल्यू आता है b log a, राइट, ऐसे लिखते हैं हम, b log a, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। सो 2.303 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power 4 log 2, ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, log 2 की वैल्यू आपको पता है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2.303 इंटू 4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power 4 और ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 10 डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया, सब सॉल्व करने के बाद 13 पॉइंट समथिंग कुछ आया, 10 to the power 5 आ गया। जानबूझ के 10 to the power 4 रख रहे हैं हम, ये 10 to the power है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो आंसर ऑप्शंस में है वो आपके 10 to the power 4 में, इसलिए हम 10 to the power 4 को कैंसिल नहीं करेंगे। चाहे तो कैंसिल कर सकते थे पर हम नहीं कैंसिल कर रहे हैं। नाउ 13.818 10 to the power 5 आ गया आपका, ठीक है। इसको आपने ऊपर लेके गए तो आपका क्या हो गया? -5 आ गया, ऊपर कन्वर्ट किया तो -5 आ गया। अगेन अगर यहाँ पर 13 है, इसको अगर 1.38 कर दो, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, -5 से -4 हो जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, अप्रोक्सीमेटली जो आपका ऑप्शन आया है यहाँ पर देखिए 1.38 आया है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 2.1 2.1 1.37 1.37। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ गया है, तो आपका -4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो अप्रोक्सीमेट देख के भी आंसर टिक कर सकते हैं जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। वैसे भी ये थोड़ा हाईफाई क्वेश्चन था, ये आपका IIT में आया था, ठीक है। सो विद दिस हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हम खत्म कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आगे हायर क्लासेस में आपके ये सब ऑर्डर में है, और मैं भी इसको डिस्कशन भी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि आपके वो सिलेबस में भी ऑलरेडी इतना ज़्यादा कट शॉर्ट कर चुके हैं। तो अगर आपको कुछ बेसिकली अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ओके। नाउ सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलरिटी,
ओके और हम इसे यहां से पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ओके सो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, हम यहां से पढ़ेंगे। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलरिटी हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, किसके? रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा करूंगी और हमारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कम होंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, you can say the number of molecules or you can say atom of reactant that take part in a elementary chemical reaction, जो कि पार्ट लेते हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस में, उसको हम बोलते हैं, वो बताता है कितने पार्ट ले रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलरिटी। तो बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी कैन से एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये हमने पता कर लिया। एज पर द कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इफेक्टिवली कोलाइड टू गिव प्रोडक्ट। जो मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्टेंट के, वो आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं और वो प्रोडक्ट करते हैं। मींस हम एक और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी कैन से एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, मतलब वो आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम, टू गिव व्हाट? प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज व्हाट? इज द मोलरिटी। कितने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में, ठीक है। जैसे कि आपका दो एटम है, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं एक साथ में साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट, और वो आपस में जो कंबाइन करेंगे वो हम बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूलरिटी, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। नाउ विल अंडरस्टैंड दिस मॉलिक्यूलरिटी जो होती है आपकी, दिस इज कांट बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? आपके सीरीज ऑफ स्टेप में होते हैं। अगर आपको बोला जाए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया, आपको सीरीज ऑफ स्टेप दे रखा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो। बट एक बार में पूछ रहा है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दैट यू कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर हैपनिंग इन व्हाट? इन सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके सो वी हैव एलिमेंट्री रिएक्शन। हम एलिमेंट्री रिएक्शन जब बोलते हैं तो आप एक चीज जान लो कि जो भी यहाँ का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही आपका रेट का पावर हो जाएगा। जो भी आप रेट में रिएक्टेंट यूज करोगे ना, रिएक्टेंट का पावर हो जाएगा जब आप रेट लिखोगे। तो ये आपको एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया है। आंख बंद करके गुल्बर और वेग का लॉ लगा दो कि इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसका पावर हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1। ये कैसे कैलकुलेट किया? ये हमने लगा तो दिया, पर ये कैलकुलेट कब किया गया था? एक्सपेरिमेंटली किया गया था कैलकुलेट, पर ये होता ऐसे ही है, एक्सपेरिमेंटली किया गया था। यहाँ पर आपका गुल्बर्ग और वेग का लॉ फॉलो किया था एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, राइट। इस केस में आपको मैं अगर पूछूं मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी आपकी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दोनों आपस में रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलरिटी हुई। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर आपको पता है, इसका पावर ऑर्डर भी 2, मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2 हो गया। क्या ये हर केस में ऐसे ही होता है? तो वही हम देखते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। जब मैंने बोल दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब जो इसका यहाँ का पावर है वो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सो रेट इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। देखो रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, रेट का निकालने का और कोई तरीका नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटली वाले को ही हम भाव देते हैं, थ्योरेटिकल वाले को नहीं। तभी तो हमने ये किया कैलकुलेट, तभी हम बोल रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता चला ना कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए गुल्बर-वेग लॉ लग सकता है कि ये चीज जो है इसकी पावर में जा सकती है। इस केस में अगर मैं पूछूं इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, एक ही मॉलिक्यूल है, इस आपस में कंबाइन कर रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल मतलब ओनली वन रिएक्टेंट, मतलब एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई? 1 हुई। सो जब भी एक रिएक्टेंट आपका मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, उस केस में उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हुई। उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पर एक ही रिएक्शन मिलके आपका, एक ही रिएक्टेंट आपका मिलके प्रोडक्ट बना रहा है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी, जो उसकी मोलारिटी नहीं, मॉलिक्यूलरिटी उसकी 1 आ रही है। दिस इज मॉलिक्यूलरिटी। अगर मैंने मोलारिटी बोला है तो मेरी गलती है, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूलरिटी। सो मॉलिक्यूलरिटी अगर उसकी 1 आ रही है तो आप उसको यूनिमोलर रिएक्शन बोलोगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलोगे। और इस केस में आपका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो 1 है तो आपका 1 हो गया। तो अगेन यहाँ पर भी ऑर्डर सेम, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलरिटी भी सेम, ऑर्डर भी सेम। तो क्या हर केस में ऐसे ही होता है? आपके पास सवाल होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर हमेशा सेम होता है क्या? तो हम एक दो और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है।
ये भी आपका एनसीईआरटी का है। 2HI गिव्स H2 + I2। इस केस में आपको रेट पता है, आपको ये भी अगेन आपका एक्सपेरिमेंटली आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपका रेट क्या होगा कि HI⁻²। एक्सपेरिमेंटली अपनी रिजल्ट फाइंड किया था। इस केस में मॉलिकुलरिटी क्या होगी, 2 HI मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दो मोल, तो मतलब मॉलिकुलरिटी 2 होगी। 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। 2 मॉलिक्यूल अगर इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं तभी हमारा वो क्या हो रहा है, उसकी मॉलिकुलरिटी तभी डिटरमाइन हो रही है, क्योंकि हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी है। एक डेफिनेशन हमने पढ़ी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम ऑफ रिएक्टेंट जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। दूसरी पढ़ी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। एक तो आपका पार्ट ले रहे हैं, दूसरा आपका साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, वही आपकी मॉलिकुलरिटी होती है। और एक ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, सो इस केस में आपका क्या हुआ, मॉलिकुलरिटी इज इक्वल्स टू 2, राइट, क्योंकि 2 है और 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इफेक्टिवली, मतलब 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ये बायोमॉलिकुलर। रिएक्टेंट की साइड में 2 मॉलिक्यूल है, तो आपकी ये बायोमॉलिकुलर रिएक्शन हो गई। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल था तो ये यूनिमॉलिकुलर, ये बायोमॉलिकुलर। और इसका ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर ये 2 है आपको। अगेन मॉलिकुलरिटी ऑर्डर आपका सेम है। अगेन आप यही सोच रहे हो मॉलिकुलरिटी ऑर्डर क्या हमेशा सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो नाउ विल सी वन मोर एग्जाम्पल। आपका एक और एग्जाम्पल है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। यहां पर रेट आपका आया KNO⁴²। अगेन ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका पावर ही, इसका रेट आ जाएगा, ये 1 हो गया। इस केस में इसकी मॉलिकुलरिटी 3 हुई। 3 मॉलिक्यूल इसलिए हुआ, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, इसकी आपस में तीनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, टर मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई बोल सकते हो, टर मॉलिकुलर रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। इस केस में अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, 2 + 1 3 होगा। ये 2 है, ये +1 है, 3 हो गया, ठीक है। नाउ आपकी जो मॉलिकुलरिटी होती है ना, वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा है कि वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि जस्ट इमेजिन आपके 3 मॉलिक्यूल, आपकी मॉलिकुलरिटी क्या होती है कि आपके तीनों मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में कोलाइड कर रहे हैं विद इफेक्टिव कोलिजन। अगर जस्ट इमेजिन 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो क्या पता ये इधर से कोलाइड करना चाहिए, ये इधर से कोलाइड करना चाहिए, ये इधर से कोलाइड करना चाहिए, ये इधर से कोलाइड करना चाहिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन बिकम्स वेरी लेस। जब हम जितने ज्यादा हम मॉलिक्यूल्स लेते रहेंगे, जितने ज्यादा हम रिएक्टेंट लेते रहेंगे, तो उनका कोलिजन करने की प्रॉपर्टी, जो इफेक्टिव कोलिजन की वो चीज है, वो लेस हो जाएगी। इसलिए आपकी मॉलिकुलरिटी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बट ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है, मॉलिकुलरिटी ज्यादा पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आपका कितने लोग कैसे कोलिजन करेंगे, वो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। जस्ट इमेजिन आप बहुत सारी भीड़ में एक रूम में आप 30 लोगों को बोल दो और गाना बजा दो नाचने के लिए, ठीक है, डांस करने के लिए गाना बजा दो, तो वो लोग क्या स्टेप करेंगे आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे क्योंकि बहुत लोग हैं। वहीं पे अगर 5 लोगों को रखोगे तो आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो विजिबली, राइट। वैसे मॉलिक्यूल्स के केस में भी हो रहा है। 3 मॉलिक्यूल हैं, चलो 2 थे, वो आपस में आराम से कोलाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल, वो भी आपको पता नहीं है कि वो कब कोलाइड करेंगे। ऐसे आप 6-7 मॉलिक्यूल ले लो, वो कैसे एक साथ में, क्या 7 के 7 मॉलिक्यूल साथ में कैसे कोलाइड करेंगे? जस्ट इमेजिन 7 मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ये 6 जो भी ये 7 ले लिए, ये आपस में एक ही टाइम पे कैसे कोलाइड करेंगे? कोलाइड मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब क्या, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं इफेक्टिवली। साइमल्टेनियसली कोलाइड करना बहुत, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लेस होगी, बहुत लेस होगी। इसलिए आपकी मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 3 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। दैट्स वाई द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ और द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन मॉलिकुलरिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल और रिएक्टेंट का इंक्रीज करेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मॉलिकुलरिटी को डिटरमाइन करना। नाउ वी हैव वन एग्जांपल, दैट इज व्हाट, आपका ये एस्टर है, वाटर के साथ, या आपको पता है एस्टर वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एसिटिक एसिड और आपका अल्कोहल देता है, राइट। नाउ इन दिस केस वी हैव टू राइट द रेट। रेट इज इक्वल्स टू K, ये आपका K हो गया, इसका कंसंट्रेशन 1 और H2O का कंसंट्रेशन 1। नाउ हम जब भी इसका रेट लिखते हैं तो हमने क्या देखा, ये हमने रेट इसका लिख दिया, आपको पता चला इसमें ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर क्या हुआ। ऑर्डर आपको मैं पूछूं, आपको इसका ऑर्डर और आपको इसकी मॉलिकुलरिटी बतानी है, तो मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं, ये जो वाटर है, वाटर हेयर इज टेकन एज सॉल्वेंट। क्यों इसको सॉल्वेंट लिया जाता है? क्योंकि वाटर हमारा फ्रीली अवेलेबल है, बहुत एक्सेस में प्रेजेंट है, इसलिए जब भी ये एस्टर का रिएक्शन होता है तो वाटर, जस्ट इमेजिन आप 1 मोल ऑफ एस्टर ले रहे हो तो 1000 मोल ऑफ वाटर ले रहे हो,
तो अगर ये दोनों आपस में कंबाइन भी कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ आपका एस्टर 1000 मोल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, स्टिल 1 मोल इसके साथ कंबाइन कर लेगा, कितने 900 मोल्स रह जाएंगे। तो इसके अमाउंट तो इसके साथ कंबाइन कर लिया, क्या वाटर के अमाउंट में 1 मोल जाने से कोई फर्क पड़ेगा? स्टिल 999 मोल्स देयर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम इसके जो कंसंट्रेशन को वाटर के कांस्टेंट मान लेते हैं। सो जब हम इसका रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के, इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं हम और इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं और इसको हम मान लेते हैं वाटर को कांस्टेंट। सो आपका ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, इन दोनों को कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करके के डैश मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वाटर आपका सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट पे प्रेजेंट है और आपका ये फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। दैट्स वे आप इसको मानते हो कि ये ज्यादा एक्सेसली अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए। सो यहां पर क्या लिखा है हमने, 1 मोल ऑफ CH3 मतलब एस्टर रिएक्ट विद 1000 मोल्स ऑफ H2O बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस। आपका वाटर प्रेजेंट होता है, एक्सेस में प्रेजेंट होता है। So remaining 999 moles will be there. Hence we can say that there is no such change in the concentration of H2O. मतलब हम बोल सकते हैं still 999 moles present है, मतलब there is no such change in the concentration of H2O, की concentration में चेंज नहीं हुआ। Now hence the concentration of H2O behaves as constant. So rate is equals to, हमने बताया आपको इसका मल्टीप्लीकेशन, K डैश मतलब K का मल्टीप्लीकेशन, वाटर का कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये K डैश हो गया, यहाँ पर आपने K डैश लिखा, दिस इज व्हाट 3COH C2H5 1। और इस केस में अगर मैं पूछूं आपको तो आप ऑर्डर क्या बोलोगे? ऑर्डर बोलोगे 1, क्योंकि ये 1 है, यहाँ का कंसंट्रेशन का 1 है, राइट। आपको ऐड करना, रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करना पड़ता है, वही तो होता है ना आपका ऑर्डर ना। अगर मैं पूछूं इसमें ऑर्डर तो 1 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? सी, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसका है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका इसके साथ कंबाइन कर रहा है, राइट। भले ही आप ऑर्डर 1 मान लो, इसको आप बोल लो कि हम इसका कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। बट जब आप बताओगे मॉलिक्यूलरिटी, तो आप मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? जितने रिएक्टेंट में जो आपके रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सो स्टर आपके वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो मतलब 2 है। मॉलिक्यूलरिटी कितने कंबाइन कर रहे हैं? 2 है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 हो गई। मतलब ये जो 2 हो गया, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, बट इसका ऑर्डर क्या है? ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बट इसका ऑर्डर 1 है। इसको होना चाहिए था 1, मॉलिक्यूलरिटी भी अगर 1 होती, ऑर्डर भी 1 होता, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता, ठीक है, क्योंकि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता और आपका क्या होता है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। बट यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, जिसकी वजह से ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन बन गया, बट इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपका 1 है। और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्यूडो, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस टाइप के रिएक्शन को? हम इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट एक्चुअली नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, मतलब यहां पर ये यूनिमोलिकुलर होना चाहिए था, बट ये बाईमोलिकुलर, मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गई, मॉलिक्यूलरिटी 1 नहीं है, 2 आ गई, बट ऑर्डर 1 है, तो ये स्यूडो बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली, बट इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली, तो इसको बोलते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नाउ विल सी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। सो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो आपके मल्टीपल स्टेप में होते हैं। सो जैसे कि अगर आपको मैं ये बोल दूं कि आपको एक रिएक्शन दिया मैंने, NO2 + CO NO + CO2 दिया, और मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली जो रेट आया इसका वो आया है K = NO2⁻²। सो अगर मैं पूछूं इस केस में इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता दोगे ऑर्डर ये तो पावर 2 है, ये ऑर्डर 2 हो गया, राइट। और मैं पूछूं मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी आप बोलोगे ये एक मोल है और ये एक मोल है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुआ, इसमें सीरीज ऑफ स्टेप लगे हुए हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। सो व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब भी दिया रहेगी तो आप उसमें मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप ऑर्डर भले ही बता सकते हैं पर मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते हैं। हैंस मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप 1-1 स्टेप में तोड़ के करें तो वो पर्टिकुलर 1-1 स्टेप की आप मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, पर ऑल टोटल आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो 1-1 स्टेप मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑल टुगेदर, मतलब 1-1 स्टेप मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड यहाँ पर, बट ऑल टुगेदर, बट होना चाहिए, बट ऑल टुगेदर मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH4 और ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल दिया, और अगर रेट आपका इसका है K = CH3 CHO और 3/2 और ये बोला एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, ऑर्डर आपका ये हो जाएगा,
ठीक है, मॉलिक्युलरिटी अगर बोला जाए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल तो आप बोल दो मॉलिक्युलरिटी 1 है, अगेन ये गलत हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला है तो मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, एलिमेंट्री रिएक्शन बोला होता तो डिफाइन कर देते। नाउ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी कैंट बी डिफाइन, ये आपको पता चल गया एक पॉइंट, राइट। अब एक और पॉइंट है, हमने आपको जो पहले समझा दिया है, द मॉलिक्युलरिटी क्यों आपकी हमेशा इक्वल टू और लेस देन 3 होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, या तो 3 होगी या तो उससे लेस कम होगी। मॉलिक्युलरिटी इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, व्हाई? इसका आंसर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल इज वेरी लो। जो प्रोबेबिलिटी होती है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में, एंड इफेक्टिव कोलिजन होना, टकराना उनका, ठीक है, मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल का आपस में इफेक्टिवली टकराना साइमल्टेनियसली साथ में इज वेरी लो, बहुत लो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। उसका मतलब हैज द इंटरमॉलिक्यूलर और यू कैन से द हायर मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन आर रेयरली ऑब्जर्व। इसी वजह से जो इससे भी ज्यादा अगर मॉलिक्यूल वाली रिएक्शन, मतलब हाई इंटरमॉलिक्यूलर आपस में टकराने वाली, और या फिर हायर मॉलिक्युलरिटी जिसमें ज्यादा और रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्शंस बहुत रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। इसीलिए नाउ विल टेक एन एग्जांपल N2 + 3H2 और आपका ये दे रहा है 2NH3, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, या बोल दिया आपको एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब अगर मैं बोलूं इसमें आपको मॉलिक्युलरिटी बतानी है, आप देख लोगे यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पर 1 है, ये कंबाइन कर रहा है, ये तो 4 हो गया, 4 मॉलिक्युलरिटी आपने लिख दी क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन था। आपको पता है, आप बता सकते हो यहाँ मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ये 1 है, ये 3 के साथ कंबाइन किया 4 लिख दिया, बट 4 आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, आपको अगर ज्यादा है 2 से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा है, आपको मॉलिक्युलरिटी 3 ही लिखनी है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी आपकी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स विल नॉट कोलाइड, क्योंकि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर पाएंगे, उससे ज्यादा आपस में इफेक्टिव कोलिजन होगा ही नहीं मॉलिक्यूल का। तो अगर आपको ऐसा भी इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे 3 दिया, 1 देखा है, या फिर 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 6 मत लिख देना मॉलिक्युलरिटी, लिखना 3 ही, जो मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी 3 होती है तो 3 ही लिखना, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है कि क्या होगा, बट आपका मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर सकता है। अगर आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, बाय सीइंग द इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन व्हाट योर मॉलिक्युलरिटी, कितने रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, वही तो है आपकी मॉलिक्युलरिटी, कोलाइड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वही तो मॉलिक्युलरिटी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, बट मॉलिक्युलरिटी हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड इज व्हाट डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका एलिमेंट्री के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, बट जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन ही नहीं हो सकती। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर कैन भी आपका नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी जो होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 और कैन नॉट बी इवन फ्रैक्शन। जस्ट इमेजिन अगर मैं बोलूं a + b/2 आपका c दे रहा है, इसमें अगर मैं बोल दूं मॉलिक्युलरिटी ये होगी, ये तो 1/2 है और ये 1 है, 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। क्या मॉलिक्युलरिटी ऐसी पॉसिबल है? नॉट एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं एक ए का कोई मॉलिक्यूल बी का आधा मॉलिक्यूल तो उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, ऑब्वियसली अगर ए का एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है तो बी का भी एक मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं करेगा, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a + b गिव्स 2c। मतलब क्या हुआ आपका, ऐसे कंबाइन करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एक बी के साथ, क्योंकि आप ही प्रैक्टिकली सोचो, ए मॉलिक्यूल आ रहा है, ए का मॉलिक्यूल है, बी के आधे मॉलिक्यूल के साथ तो कंबाइन नहीं करेगा ना, ये आधे मॉलिक्यूल के साथ तो ना कंबाइन करेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक बी के साथ कंबाइन करेगा। सो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई अगर रिएक्टेंट ही नहीं है, नेगेटिव है, तो कहां से कंबाइन करेगा? 0 है, कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट ही नहीं, मतलब 0 है, तो कहां से कंबाइन, आप मॉलिक्युलरिटी कहां से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। रिएक्शन कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, कुछ तो चाहिए, राइट। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी शुड बी व्हाट, शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। हैंस मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, आपकी पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3। ऑर्डर आपका 3 से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी कांट बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि उसके बाद आपका साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं होगा। तो ये इसके जो 4 पॉइंट है हमने अच्छे से पढ़ लिए, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट आप मुझे सजेस्ट कीजिए कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं। मैं सोच रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाने का,
ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए अच्छे से, और आपके टेस्ट भी नजदीक है, तो जो भी मैंने पढ़ाया है वो उसको अच्छे से रिवीजन करिए, सब चीज कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लियर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।